भुवन जी के पास। लेकिन सवाल ये भी है ना यहाँ पर कि आप कह रहे हैं कि हमने काम किया है, उस पर जनता ने वोट दिया है, लेकिन मुद्दे तो कई थे। अगर आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए ना, पूर्वांचल वो इलाका जहाँ पर माफिया राज खत्म करने का श्रेय प्रधानमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ को दे चुके हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से एक अलग हवा थी, लग रहा था कि यही एक मुद्दा रह गया है सिर्फ देश में, और इसको आप लोगों ने भुनाया भी बहुत। कोई मुद्दा काम नहीं आ रहा, वहीं पर आप लोग बढ़त नहीं बना पा रहे हैं उस पूरे एरिया में। देखिए ऐसा है, अभी ये चुनावी रुझान है। मैंने पहले बताया, जैसे अभी पीछे हमने देखा था मथुरा में हेमा मालिनी थोड़ी सी वोटों से कम थी, अब 34,000 वोटों से आगे हैं। तो हमें इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी में अभी ये किसी तरह का हम निष्कर्ष पे पहुंच जाए, वो जल्दबाजी होगी। और पीछे आपने देखा होगा मछली नगर जो सीट थी, वहां से हम कुछ वोटों से जीते थे, कुछ 100, 150, 200। तो अब की बार हमारा मार्जिन बढ़ेगा, वहाँ हम अच्छी सीटें ले रहे हैं। नगर में अभी आप ऑलमोस्ट 3,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वैसे पूर्वोत्तर में मैं भुवन भास्कर साहब को भी शामिल करता हूँ। विजय जी आता हूँ, भुवन भास्कर साहब को शामिल करता हूँ। भुवन साहब, मतलब कांग्रेचुलेट कर दिया जाए आपको कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर और लीड लेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जिस ओर रुझान आपके आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सूत्र दिया था, पीडीए प्लस इंडिया, इसके साथ उत्तर प्रदेश के मातृशक्ति, उत्तर प्रदेश के युवा और उत्तर प्रदेश के किसान आके खड़े हो गए। मुझे लगता है जो अंतर और जो हमारा पिछली बार का स्कोर आपको पता है, 2019 में हम लोग 5 पे खड़े थे, और मुझे लगता है इसका श्रेय केवल मैं इसको देना चाहता हूँ। नहीं सर, अभी वैसे मैं आपको एक बात और बताऊं, 2015 में बिहार में चुनाव था विधानसभा का, 14 राउंड तक आरजेडी बहुत आगे थी, पटाखे फूट गए, लड्डू बांट दिया गया, और 15वें राउंड से जो है नतीजा पलट गया। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, अभी क्या ये बहुत अर्ली है, या थोड़ा आपको लगता है कि नहीं अब जो है बस है? अगर है तो ऐसा क्या हो गया कि समाजवादी पार्टी अचानक उभर गई, बीजेपी गौन हो गई, राम मंदिर का मुद्दा था, सब कुछ शांत हो गया? देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहते। कॉन्फिडेंस इसलिए है कि जनता के बीच में जाके काम करा है, और मैं खुद 5 लोकसभा में जनता की नब्ज को समझने का, उनसे बात करके अपना अनुभव लिया। और मैं गाजियाबाद, बागपत, कन्नौज, मैनपुरी और आजमगढ़ 5 जगह मैं स्वयं गया हूं, और मैंने देखा था युवाओं में जो विरोध था उत्तर प्रदेश में, परीक्षा लीक होने के कारण, बेरोजगारी के कारण, और किसानों का दुर्दशा थी। आप उन पे हत्या करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, और देखिए किस प्रकार 750 किसानों की हत्या हो जाती है, और जो आय दुगनी की बात थी वो झूठी निकलती है। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो पोल खुल जाती है, आप देखिए बनारस में खुलने का काम हुआ, मणिपुर में खुलने का काम हुआ, ब्रिजभूषण सिंह जी के पहलवानों के साथ क्या हुआ पूरे देश ने देखने का काम करा, कानपुर में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, पूरे हाथरस में क्या हुआ, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पोल खुली है। तो मुझे लगता है कि मातृशक्ति, युवा और किसान, इसका मतलब जो 2 भाइयों की जोड़ी कही जा रही थी उत्तर प्रदेश में, 2 लड़कों की, जो हालांकि अब बहुत वरिष्ठ नेता बन चुके हैं युवा नेता से, वो उसका समीकरण, उसकी दोस्ती रास आ गई। देखिए, थोड़ा सा मैं राजनीति में थोड़ा पुराना हूँ, 30 साल से मेरा सामाजिक राजनीतिक जीवन है। उस आधार पर मैं इतना कह सकता हूँ, देश काल समय परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। 2000 सर आता हूँ, भुवन जी मैं आता हूँ एक बार जरा मैं विकास चंद्रा का रुख कर लूँ, बीजेपी दफ्तर पर है। विकास, क्या निराशा नजर आ रही है, या फिर अभी भी उम्मीद है, और ये पॉजिटिविटी भी है कि भाई हम जो आंकड़ा लेकर बैठे थे हम उसके पास पहुंच रहे हैं? ये देखिए, अभी बयानों में तो पूरी उम्मीद है, और सभी नेता इस पर अड़े हुए हैं कि देखिए साहब, अभी तो 6 राउंड 7 राउंड की मतगणना हुई है, अभी शाम तक होनी है। आप दोपहर होते होते देखिएगा कि सरकार तो हमारी बनेगी और मजबूती के साथ बनेगी। लेकिन बीजेपी को उम्मीद नहीं थी। वो सोच रहे थे कि 2019 की तरह से जैसे ही पोस्टल बैलेट खुलेगा, उसके बाद ईवीएम खुलेगा, और लगातार हमारी बढ़त रहेगी, और उसी तरीके से हम बढ़ते आगे चले जाएंगे, और धुआंधार इस बार बीजेपी 370 का आंकड़ा छुएगी, एनडीए 400। तो उन सब बातों पर अब बीजेपी की जो नेता और प्रवक्ता पार्टी दफ्तर में, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब इस पर हम क्या बोलें, कैसे बोलें, डिफेंड कैसे करें। क्योंकि जिस कांग्रेस को ये डबल डिजिट में नहीं मान रहे थे, रुझानों में देखिए तो वो अभी 3 डिजिट में कांग्रेस है। सपा को जहां बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, सपा कहाँ है उसको देखिए।
खास तौर पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश को लेकर के बीजेपी का कोई भी नेता और कार्यकर्ता मरी से मरी हालत में भी 65 सीट से कम नहीं दे रहा था। कहा था कि बहुत स्थिति खराब होगी तो हम 65 सीट जीतेंगे। हालांकि ग्राउंड की रियलिटी अलग थी। मुझे लगता है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, या तो ग्राउंड रिपोर्ट पर उसने ध्यान नहीं दिया, और एक जो मुझे समझ में आ रहा है, जो शुरू से मैं इस बात को कह रहा हूं कि अब चुनाव है तो बहुत सारे मुद्दे, एजेंडे, कारण पर डिस्कशन होंगे, उसका विश्लेषण होगा, लेकिन मैं मोटे तौर पर सबको समाहित करके एक ही बोलूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी थी। इनके कार्यकर्ता विकास मोहित हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं आपसे छोटा सा सवाल लेना चाहती हूँ, जिसपे आप बात कर रहे हैं कि ग्राउंड पर ये ओवर कॉन्फिडेंस जो हुआ था, जिस पर बीजेपी को फिलहाल इस वक्त ये जो देखना पड़ रहा है, बूथ प्रमुखों को लेकर तो अमित शाह की वाहवाही होती आई है 2014 के चुनाव से, फिर चाहे उसके बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हों, पन्ना प्रमुखों को लेकर अमित शाह की वाहवाही होती आई है कि अगर संगठन में किसी भी तरह से ग्राउंड पर काम करने की रणनीति बनानी है तो आप ऐसे बनाइए। तो क्या वहां से फीडबैक नहीं मिल पाया प्रॉपर कि क्या है जनता के मूड में, मन में? ये देखिए, बूथ मैनेजमेंट और चुनावी मैनेजमेंट में बीजेपी की शानी नहीं है। ये तो बात है कि जिस तरीके से बीजेपी अपना मैनेजमेंट करती है, आज जो स्ट्रक्चर बनाती है, जो उसमें तो बीजेपी अद्भुत पार्टी है। और इस बार भी बीजेपी की तरफ से बनाया गया था पन्ना प्रमुख, बूथ कमेटी, बूथ अध्यक्ष, उसके बाद आवास प्रमुख, हर 20 घर पर एक कार्यकर्ता नियुक्त किया गया था। सारी रिपोर्टें आ रही थी, लेकिन जो मैं पहले कह रहा था कि सारे स्ट्रक्चर बनाए गए थे, सभी दायित्व तो बहुत पहले ही सौंप करके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मैदान में उतार दिए गए थे। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, मोदी का मैजिक चलेगा। मोदी के भरोसे मुझे लगता है कि कार्यकर्ता घर से निकले ही नहीं जा रहे हैं। वो तो मोदी। देखिए, आपको रोक रहा हूँ, एक बहुत अहम जानकारी अभी आपको बता रहा हूँ। चांदनी चौक सीट बहुत दिलचस्प जगह, बहुत दिलचस्प आंकड़ा आ रहा है। सिर्फ एक वोट का अंतर है प्रवीण खंडेलवाल के सामने जेपी अग्रवाल, जिनको आम आदमी पार्टी का भी समर्थन, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट जेपी अग्रवाल और प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी के कैंडिडेट 1 वोट से आगे हैं। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। बहरहाल चुनावी टक्कर तो नजर आ रही है इस बार। विकास चंद्रा, ये 1 वोट बहुत दिलचस्प आंकड़ा हो गया। उसके बाद मोहित दुबे के पास भी चलेंगे। जी देखिए, बिल्कुल आप शुरू से देखें कि बहुत दिलचस्प आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि कहाँ माना जा रहा था कि एक तरफा है, पूरा बीजेपी और एनडीए के खाते में सीटें जाएंगी, वैसी स्थिति तो नहीं है। आप देखिए, सभी सीटों पर आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। जिस तरीके से आगे पीछे का मामला हो रहा है, तो कह सकते हैं कि अब कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जैसे पहले 2004 के पहले और 2004 के बाद जो चुनाव हुए थे और कांटे की टक्कर दिखाई दे रहे थे, उसी तरीके का कि जो बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं थे बीजेपी और एनडीए वाले की INDA जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, उसका वजूद भी है, इसके वजूद को भी नहीं स्वीकार कर रहे थे। लेकिन आज हर सीट पर कांटे की टक्कर है, 2 वोट। और मोहित हमारे साथ हैं। विकास, मैं आपके पास आऊंगी। मोहित, मनोज तिवारी के अलावा दिल्ली में सबके टिकट काट दिए गए। डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ से सांसद थे, खंडेलवाल को यहाँ से उतार दिया गया, लेकिन जेपी अग्रवाल वरिष्ठ नेता रहे हैं और अच्छा कैडर है उनके साथ, कांटे की टक्कर दे रहे हैं चांदनी चौक पे। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो है 6 सांसदों का टिकट काट दिया था दिल्ली में, और सिर्फ एक को ही रिटेन किया था, मनोज तिवारी को। तो मनोज तिवारी बेहतर लड़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन चांदनी चौक की सीट पर जिस तरीके से एक सीट वोट से जो है आगे पीछे का जो मामला सामने आ रहा है, तो निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर जो है चांदनी चौक पे दिखाई दे रही है। देखिए, दिल्ली की सियासत को समझना पड़ेगा। 1999 से लेकर 2019 तक के अगर आंकड़े को देखा जाए, तो जिसने दिल्ली में ज्यादा सीटें जीती उसी ने जो है दिल्ली पर राज किया, यानी केंद्र की सत्ता पर वो काबिज हो गया। 1999 की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है 7 सीटों जीती थी, और जिसमें से उनकी सरकार बन गई थी। 2004 में जो है कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी, 7 में से तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो गई। और 2009 में जो है कांग्रेस ने 7 जीती, तो उसने सत्ता में रिटेन कर लिया। और 2014 में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, तो वो केंद्र की सत्ता में आ गए। तो दिल्ली कहीं न कहीं जो है बहुत जो है एक बड़ा मैसेज देता है, और वही मैसेज यहाँ पर देता हुआ वो नजर आ रहा है। ठीक है मोहित, लगातार जिस तरीके से रुझानों में भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में पीछे होती जा रही है, तो निश्चित तौर पर वो चौंकाने वाली बात है। ठीक है मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और विकास चंद्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक जानकारी मैं जरूर साझा कर